नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी दूसरी कक्षा है, तो एक बार हम कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे आज की कक्षा शुरू करेंगे। कल हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में हमने कल अध्ययन किया था कि रियल नंबर होता क्या है और कौन कौन सी संख्याओं से मिलके वास्तविक संख्या बनती है, इनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं, संख्याओं को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार से व्यवस्थित करके इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये बातें हमने कल कर ली थी वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं एक बार पुनः बताता हूँ। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसी प्रकार से देखा जाए तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और संसार की सभी संख्याएं इस आयोटा को छोड़कर वो भी क्या है? वास्तविक संख्या। अब आयोटा क्या है वो मैंने कल आपको बता दिया था। आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है और इसका मान है वो रूट में -1 होता है। ये आगे आपके जब आप 11वीं कक्षा के अंदर गणित विषय लेते हो तो उसमें आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात की थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर b गुणा q प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन कहाँ काम आता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहाँ पर काम आता है? जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो संख्या है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तब हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एक सवाल भी किया था, एचसीएफ भी ज्ञात किया था। अब आगे हम पढ़ते हैं एचसीएफ की सहायता से। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं अपने पास 12 और 18, इनका एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ हमें दिया है, इनका एचसीएफ है 6। हमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम। अब ये एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। तो यदि हमें दो संख्याएं दी हो और एचसीएफ दिया हो, तब हमें जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? इसका एक साधारण सा संबंध है। एचसीएफ, एलसीएम और उन दोनों संख्याओं में एक ऐसा संबंध पाया जाता है जिसकी सहायता से हम एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो संबंध क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। ये इन दोनों में क्या पाया जाता है? एक संबंध पाया जाता है जिसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इन तीनों में से यदि हमें इन चारों में से यदि हमें कोई भी तीन राशियां दी गई हो तो हम चौथी राशि को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अपने पास क्या है? ए और बी का मान है और एचसीएफ है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, मान रखने पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान रखेंगे। मान रखने पर क्या होगा? एचसीएफ का मान कितना है? 6 है। एलसीएम ज्ञात करना है। ए और बी का मान 12 इंटू 18, सॉरी कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ए का मान 18 रख लो और बी का मान 12। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तब मान तो एक ही आना है ना। बट ए का मान कितना हो गया? 18, बी का मान कितना हो गया? 12 हो गया। क्यों? क्योंकि ए क्या होता है?
ए हमने यूक्लिड विभाजन पढ़ने के अंदर पढ़ा था, ए क्या है, बड़ी संख्या होती है और बी क्या होती है, छोटी संख्या होती है। अब ये 6 यहाँ पर गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या रहेगा, 18 × 12 भाग 6। अब 6 को इससे काट देते हैं, 2 18 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 18 × 2 = 36। तो क्या लिखेंगे, आता है एलसीएम किस किस संख्याओं का है, 12 और 18 का एलसीएम कितना आया, 36। ये अपना आंसर। वैसे अगर हम बात करें तो एलसीएम में और एचसीएफ में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज का अंतर है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए। कहने का अर्थ है हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का, सब संख्याओं का भाग जाए और वो छोटी से छोटी संख्या हो, ऐसी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। नहीं समझ आया? देखिए यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 18, ठीक है। 12 का भाग भी 36 में जा रहा है, 18 का भाग भी 36 में जा रहा है। अब इन दोनों का भाग 36 में जा रहा है। अब आप बताओ 36 से छोटी कोई संख्या हो सकती है क्या ऐसी जिसमें इन दोनों का भाग जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 18 का भाग 2 बार जा रहा है इसमें 36 में, ठीक है। 12 का भाग है 3 बार जा रहा है, तो 12 का भाग 2 बार दें तो 24 में 18 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार से 36 एकमात्र ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, और वो क्या है, एलसीएम है इन दोनों संख्याओं। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होती है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाए। जैसे 6 का भाग 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। 12 में 6 का भाग दिया कितना है, 2, और 18 में 6 का भाग दिया कितना है, 3, राइट। अब ऐसी कोई और संख्या है क्या? ऐसी कोई और संख्या बताओ कि 12 में भी जाए 18 में भी भाग जाए। 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं है। 7 का भाग नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर 12 का ही जाता है। 12 में 12 का एक बार, फिर 18 में नहीं जाता 12 का। तो 6 से छोटी जरूर मिल जाएगी आपको। छोटी कौन सी संख्या है? अब आप कह दोगे कि सब 6 का ही क्यों, 2 का भी जा रहा है। पर एचसीएफ का नियम क्या कहता है? एचसीएफ का नियम ये कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है वो क्या है, एचसीएफ है। इसका 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, 6। एलसीएम क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए वो क्या होता है, एलसीएम। बात समझ आ गई? हमारे पास दो संख्याएं हैं, 135 और 225। 135 और 225। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और किस विधि से? यूक्लिड विभाजन है, विभाजन विधि से करना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि मैंने आपको कल बताई थी, अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, अन्यथा आप एक सवाल और देखिए यूक्लिड विभाजन विधि का। यूक्लिड विभाजन विधि से जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका तरीका क्या रहता है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात है मैथमेटिक्स के अंदर, गणित विषय के अंदर क्या है कि आप सभी आराम से कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप उस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर रहे हो, उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लिख रहे हो, आपके लिखने का तरीका क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके भी इसमें मार्क्स होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सबसे पहले लिखोगे A इज इक्वल, A क्या होता है? A होता है बड़ी संख्या। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 225 तथा
बी क्या है, छोटी संख्या, वो क्या है 135। ठीक है, ए है बड़ी संख्या और बी है छोटी संख्या, दोनों लिख लिया। अब क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a इक्वल b इंटू 2 प्लस, आप इसको लिखोगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। आप यहां ये भी लिखोगे, जहां a क्या है, बड़ी संख्या, a क्या है, बड़ी संख्या, जिसका मान कितना है 225। b क्या है, छोटी संख्या, जिसका मान कितना है 135। b क्या है, छोटी संख्या, जिसका मान कितना है 135। q क्या है, भागफल, q क्या है, भागफल, और r क्या रहता है, शेषफल। ये बातें आप कहां लिखोगे, साइड में, मंजिला पे करेंगे। एक चीज याद रखना, मैथमेटिक्स के अंदर आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा इस प्रकार से जो भी चीजें आप यहाँ पर काम में ले रहे हो, वो इधर मंजिला ब्रैकेट लगा के जरूर लिखोगे। इस साइड में जो भी चीजें आप काम में ले रहे हो, जैसे कोई भी सूत्र आपने यहाँ पर काम में लिया तो वो इस साइड में लिखोगे कहां से है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मान ले रहे हो तो वो यहाँ लिखोगे क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि आप बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार से लिखोगे। देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, मान रखने पर, मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, ए और बी का। ए का मान हमने रख दिया 225 बराबर, बी का मान रख दिया हमने 135 इंटू, अब 225 में 135 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट सी बात है, 135 है, 135 को हम 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणा करते हैं तो कितना होता है 270 होता है। अब 270 है तो ये ज्यादा है इससे, एक ही बार भाग गया ना 135 का, फिर प्लस लिया अपन ने, कितना शेष रहा, 225 में से 135 निकालेंगे, कितना शेष रहेगा 90। आर का मान कितना है, आर इक्वल 90 नॉट इक्वल 0, यही तो है। फिर आर का मान कितना है 90 है, और ये अभी तक 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, है तो ए का मान क्या हो जाएगा 135 और बी का मान क्या हो जाएगा 90, जो शेष मिला। समझ आ गई बात। अब पुनः वही काम क्या करेंगे, 135 बराबर 90, 90 का भाग 135 में दिया, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 90 दुआ कितना होता है 180, तो ज्यादा 180 135 से, तो एक बार भाग गया, प्लस अब 135 में से 90 घटाएंगे, जैसे देखिए 135 में से हमने क्या किया 90 को माइनस किया तो कितना रहा 45, कितना शेष रहा 45, तो यहां कितना शेष रहेगा 45। फिर कोई बात, आर का मान कितना आया, आर का मान आ गया अपने पास 45 नॉट इक्वल 0, अभी 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, है तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा जो बी का मान था, कितना है 90, और बी का मान क्या हो जाएगा शेष का 45। फिर वही प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक आ रहा है वो 0 नहीं हुआ ना, शून्य नहीं आया, तो
अब क्या करेंगे, ए का मान 90 रख लिया हमने, बी का मान हमने 45 रख लिया। अब 45 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45 हुआ 90, 2 बार गया, प्लस में क्या शेष रहा, 0। कितना आ गया आर का मान, 0। आर बराबर कितना आ गया, 0 है तो बी बराबर HCF बराबर, बी का मान कितना है, कितना है यहाँ पर बी का मान 45, क्योंकि यहाँ पर आर जब 0 होता है, आर का मान 0 हो जाता है, तो उस टाइम जो बी का मान था वही क्या होता है, HCF होता है। तो बी का मान कितना आया यहाँ पर 45, तो HCF कितना हो गया 45। क्या लिखोगे अंत में, अंत में ये लाइन जरूर लिखनी है आपको, अतः HCF दोनों संख्याएं क्या थी, 135 और 225 इक्वल कितना आया था 45। ये अपना क्या है आंसर। जब आपको इस प्रकार से दो संख्याएं दी हो और आपको कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा आप इनका HCF ज्ञात कीजिए, तब आप किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से करो। समझ आया, नोट कर लीजिए। यदि आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है गुणनखंड। इस प्रश्नावली में हम मुख्य मुख्य बातें एक बार तो अध्ययन करेंगे, आगे आपको सभी चीजें आराम से पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी जो क्या है कि अपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको बेसिकली आनी चाहिए, वो चीजें हम क्या कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं। बाकी आपको पूरा करवाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणन का अर्थ क्या होता है भाई, जैसे कोई संख्या है उसके क्या करने हैं, खंड करने हैं, टुकड़े करने हैं, अलग अलग क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। जैसे अपन ने क्या किया है, छठी सातवीं तीसरी चौथी कक्षा में अपन गुणनखंड करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 12 है, क्या है 12 है। अब 12 के गुणनखंड इस प्रकार से करते थे हम, वही सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का भाग दिया, कितना आया 6 आया, फिर 2 का दिया 3 आया, फिर 3 का दिया 1 आया, मतलब 1 आने पर हम क्या है रुक जाते थे। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 3, ये क्या होता है गुणन। अब आपको कोई भी संख्या दे दे तो आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए 48 दे दिया, 48 के आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। 2 का भाग देंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या जो 2 है। अब आप कहोगे सर 1 भी सबसे छोटी संख्या है, वैसे तो भाग दे सकते हैं, लेकिन 1 का भाग आपको पता है सभी संख्याओं में जाता है। मैंने बताया था आपको, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बता रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि 1 का भाग, ये 2 क्या है परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इन सभी संख्याओं के बटा में क्या होता है 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। अब ये 2/1 हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। बताया था मैंने आपको। इसी प्रकार से हम 1 का भाग नहीं देते, 2 का भाग देते हैं। 2 सबसे छोटी संख्या मानी जाती है, वैसे भाग देने के लिए मानते हैं हम, वैसे नहीं है, ठीक है। तो 2 का भाग दिया हमने, कितना आया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 2 कितना करेंगे फिर। अब यहाँ पर 3 आ गया, इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अब कितना का जाएगा 3 का, कितनी बार, 1 बार। 1 आ गया, 1 आते ही हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब देखो 48 क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और आगे 3। ये क्या हो गया 48 के गुणनखंड। बात आ गई समझ में। अब ये गुणनखंड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जस्ट इसी के बाद में एक टॉपिक आता है गुणनखंड विधि। क्या आता है, गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे।
महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती हम ज्ञात करेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। बात समझ में आ गई? देखिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करते हैं हम? HCF और LCM ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से? अभी हमने पढ़ा था कि गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं इस विधि में कोई बाध्यता नहीं है। इस विधि के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दो ही संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं, दो ही संख्याओं का LCM ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस विधि के अंदर हम कितनी भी संख्याएं हो उन सबका एक साथ HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपने पास वैसे तीन संख्याएं हैं, 12, 18 एवं 24। इन तीन संख्याओं का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि है तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और किसका करेंगे गुणनखंड? इन संख्याओं का करेंगे। तो क्या लिखोगे? गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर क्या लिखोगे? 12 के गुणनखंड करो। 12 में सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितना शेष रहा? 6। कितना रहा? 6। 6 में 2 का भाग दिया, कितना शेष रहा? 3। 3 में 3 का भाग दिया, 1। ठीक है, अंत में 1 भी लगा सकते हो आप। इसका भी मैं बताऊंगा आपको रीजन क्यों लगा रहे हैं हम आगे। 12 का कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? 18 का। 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 9 बार। 9 में 2 का जाता नहीं है, फिर 3 का दिया, 3 बार, फिर 3 का और फिर 1। अब 24 का अगर हम करेंगे तो 24 में सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितना आया? 12। 12 में 2 का दिया, 6। 6 में 2 का दिया, 3। 3 में 1। हमने क्या कर लिए? सभी संख्याओं के क्या कर लिए? गुणनखंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको घातांक रूप में भी लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं? घातांक रूप में। किस प्रकार से? अब ये 2 बार गुणा है तो 2 की पावर कितना हो गया? 2। भाई 2 को 2 बार गुणा कर लिया, 2 × 2 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर में लिख सकते हैं। 2 की घात कितनी है? 2 है। फिर 3 की घात 1 है, ठीक है, इंटू 1। 2 की पावर यहां कितनी है? 1 है। 3 की पावर यहां कितनी? 2 × 1। यहां पर 2 की पावर कितनी है? 3 है, इंटू 3 की पावर 1 × 1। बात समझ में आ गई आपको? इस प्रकार से घातांक के रूप में हमने लिख लिया। अब देखिए HCF जो होता है ना, मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था कि HCF जो होता है वो क्या होता है? 12, 18 और 24 तीनों का HCF याद कर रहे हैं। HCF में हम याद रखना एक बात, HCF में क्या करेंगे हम? छोटी घात लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों में, यहां पर 3 ही संख्या है ना, तो सब में क्या होनी चाहिए? कॉमन, मतलब सब में वह संख्या होनी चाहिए और उसकी घात छोटी से छोटी हो, वो संख्या हम HCF में लेंगे। तो यहां पर क्या है? 2 की घात कितना है? 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तीनों में 2 समान है। अब 2 की घात यहां पर कितनी है? 2 है। यहां पर 2 की घात 1 है और यहां पर 2 की घात कितनी है? 3 है। तो कौन सी लेंगे हम? HCF में कौन सी घात लेते हैं? छोटी घात। हम क्या लेंगे? 2 की घात 1 लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर देखते हैं हम 3 की घात यहां पर कितनी? 1। 3 की घात 2, 3 की घात 1। तो कौन सा लेंगे? तीनों में कॉमन है ना 3, तो 3 की घात 1 ही लेंगे, क्योंकि 2 नहीं लेंगे, बड़ी घात नहीं लेते। तो 3 की घात 1 और यहां पर 1 सब में है ही, तो इंटू 1 ले लिया मान। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है और 1 है ही, तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 1 से गुणा किया 6। तो हमारा HCF कितना आया? 6। बात समझ में आ गई? हमारा HCF कितना आ गया?
6। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करेंगे 12, 18 और 24 तीनों संख्याओं का। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। किस प्रकार से, इसमें बड़ी घात को लिया जाता है। अगर कॉमन है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो सभी को लिया जाता है इसमें। जैसे यहां पर दो तीनों में कॉमन है तो इसमें सबसे बड़ी घात को लेते हैं, तो 2 की पावर 1 है, 2 है और 3 है। कौन सी संख्या को लेंगे हम, 2 की पावर 3 को लेंगे गुणा, यहां पर 3 की पावर कितना लेंगे, 2 लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है। 3 की पावर 2 इंटू 1। अच्छा एक चीज और बताओ कि यहां पर मान लीजिए 5 है तो आप क्या करोगे, यहां पर 5 और है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, इस 5 को भी आप यहां पर लिखोगे क्योंकि एलसीएम में सभी एकल संख्याओं को भी लिखा जाता है। यहां पर भाई मान लीजिए इसमें 5 अलग से आ गया, इनमें नहीं है, तो एलसीएम में हम सभी को लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में केवल काउंट कॉमन जो होती है संख्याएं, जैसे यहां पर 2 है, तीनों में 3 भी है, वो ही आता है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, एक तक हो गया। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार गुणा करना, 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया अभी, काउंट करो, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 तिया 24 और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, कितना आता है 72। कितना होगा 72। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 72 और एचसीएफ कितना हो गया 6। तो ये कौन सी विधि है, ये है गुणनखंड विधि। तो आप जब परीक्षा में प्रश्न आए तो इस प्रकार से भी आपके आ सकता है कि गुणनखंड विधि के द्वारा इन संख्याओं का आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करोगे और उनसे इस प्रकार से आप क्या करोगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, और इस टॉपिक में से किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।